हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हमारा टॉपिक चल रहा है वेक्टर कैलकुलस। देखिए, वेक्टर कैलकुलस का एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर एंड बेसिक फॉर्मूले ऑफ वेक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप वेक्टर कैलकुलस को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं। देखिए, वेक्टर कैलकुलस जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक फॉर्मूले आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको ऑलरेडी आप उनको 11-12 में पढ़ चुके हैं और मैं लेक्चर 1 में उन सबको आपको रिवाइज करा चुका हूं। ठीक है, तो अगर वो आपको आता है तो वेक्टर कैलकुलस आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। वेक्टर कैलकुलस के अंदर हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक वेक्टर डिफरेंशिएशन और दूसरा वेक्टर इंटीग्रेशन। तो अब हम पहले स्टार्ट करेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन, और वेक्टर डिफरेंशिएशन के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक आता है जिसको हम आज स्टार्ट करेंगे वो है ग्रेडियंट। तो आज हम ग्रेडियंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, जो कि हमारा स्टार्ट होगा टॉपिक किससे? वेक्टर डिफरेंशिएशन से। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं कि वेक्टर डिफरेंशिएशन होता कैसे है। देखिए, वेक्टर डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको वेक्टर ऑपरेटर अप्लाई करना होगा। देखिए, ये हमारा वेक्टर ऑपरेटर है, जरा ध्यान देंगे आप लोग। दिस इज अ वेक्टर ऑपरेटर, जिसको हम डेल या फिर नेबुला वेक्टर ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको इस वेक्टर ऑपरेटर को अप्लाई करना आना चाहिए। बस हमें यही अप्लाई करना सीखना है और हमारा वेक्टर डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा यहां पर वेक्टर ऑपरेटर है, इसको हम अप्लाई करेंगे। अब किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? देखिए, यहां पर हमें दो टाइप के फंक्शन गिवन होंगे पूरे वेक्टर डिफरेंशिएशन में। किस टाइप के? या तो स्केलर फंक्शन गिवन होगा या वेक्टर फंक्शन गिवन होगा। तो अगर हम इस वेक्टर ऑपरेटर को स्केलर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, एक इधर वाला पार्ट, अगर हम इस वेक्टर ऑपरेटर को, देखिए ध्यान देना, ये जो वेक्टर ऑपरेटर है ये हमेशा वेक्टर है। क्या है ये इट इज अ फॉर्म ऑफ वेक्टर। यहां पर आई कैप है, आई कैप, जे कैप, के कैप, आप सब जानते हैं। आई, जे, के, ये क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर होते हैं एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में। सब मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं। तो अगर आप इस ऑपरेटर को स्केलर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, स्केलर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो आपको मिलेगा ग्रेडियंट। अगर आप इस वेक्टर ऑपरेटर को स्केलर फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो आपको ग्रेडियंट मिलेगा, और आज हमें ग्रेडियंट ही पढ़ना है। तो देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस वेक्टर ऑपरेटर को स्केलर फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ग्रेडियंट मिलेगा, और फिर हम ग्रेडियंट की हेल्प से ही नॉर्मल वेक्टर फाइंड करेंगे और ग्रेडियंट की हेल्प से ही डायरेक्शनल डेरिवेटिव को भी कैलकुलेट करेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो अगर आप इसको स्केलर फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ग्रेडियंट मिल रहा है, ग्रेडियंट मिल रहा है। अब जरा एक बात को ध्यान से समझिए, ये एक वेक्टर ऑपरेटर है और आप इसको स्केलर फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, जब एक वेक्टर हो और एक स्केलर हो तो दोनों को आपस में सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है। दोनों को आपस में क्या होता है? सिंपल मल्टीप्लिकेशन। यानी कि जब आप ग्रेडियंट निकालेंगे तो आपको सिंपली क्या करना होगा? इस वेक्टर ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा गिवन स्केलर फंक्शन से। कौन सा मल्टीप्लिकेशन? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए, वेक्टर में तीन टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। एक तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है स्केलर नंबर, ठीक है, या स्केलर फंक्शन। दूसरा होता है अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में दोनों के दोनों फंक्शन ही वेक्टर हो, तो अब उनका अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो या तो आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो ध्यान रखना, जब हम इस ऑपरेटर का सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं फंक्शन के साथ में, या इस ऑपरेटर को स्केलर फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, तो हमें ग्रेडियंट मिलता है, और ग्रेडियंट की हेल्प से हम नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं। ग्रेडियंट की हेल्प से हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपका इसका दूसरा पार्ट देखिए, अगर मैं इस ऑपरेटर को वेक्टर फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दूं, देखिए ये ऑपरेटर खुद एक वेक्टर है और इसको वेक्टर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है, यानी कि इस ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन करना है वेक्टर फंक्शन से। तो जब दो वेक्टर फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन अब दो टाइप के होंगे, या तो डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अगर आप इस ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ में? यहां पर जरा ध्यान देना, अगर आप इस ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे गिवन फंक्शन के साथ में जो कि वेक्टर है,
तो आपको डाइवर्जेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? डाइवर्जेंस। तो ध्यान देना जरा, यहां पर ये डॉट प्रोडक्ट है। क्या है? डॉट प्रोडक्ट। डेल्टा के बीच में, डेल के बीच में और फाई के बीच में अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपको डाइवर्जेंस मिलेगा। फाई क्या है? फाई एक वेक्टर फंक्शन है। फाई एक वेक्टर फंक्शन है। दूसरा, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं किस किस के बीच में? इस वेक्टर ऑपरेटर के बीच में और गिवन वेक्टर फंक्शन के बीच में, तो आपको कर्ल मिलेगा। अब ये डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, ये सब हमें पढ़ना है वेक्टर डिफरेंशिएशन के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर जो हमारा वेक्टर डिफरेंशिएशन है, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो हमें पढ़ना है ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट हमें पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है डाइवर्जेंस और तीसरा हमें पढ़ना है कर्ल। ग्रेडियंट के अंदर नॉर्मल वेक्टर और डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी आएगा। तो ये हमारा वेक्टर डिफरेंशिएशन का पूरा सिलेबस है, या कह सकते हैं पूरे टॉपिक है जो हमें पढ़ रहे हैं और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में रेगुलरली पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप देखेंगे सब आपको समझ में आएगा अगर आपको वेक्टर के बेसिक फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है, और वो आपको आते होंगे क्योंकि सिंपल है, 12th तक भी पढ़ चुके हैं और मैं भी एक बार उनको पढ़ा चुका हूँ। चलिए अब आगे देखिए। नाउ व्हाट इज ग्रेडियंट? तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट से। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेडियंट होता क्या है और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेडियंट कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया है, तो इसलिए आपको ग्रेडियंट पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट क्या है। जरा देखें ध्यान से, द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। देखिए स्केलर पॉइंट फंक्शन का यहां पर क्या मतलब है? स्केलर पॉइंट फंक्शन का सिंपल मतलब आप ये समझिए कि ये एक फंक्शन स्केलर फंक्शन है। मतलब ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन जो होगा वो वेक्टर की फॉर्म में नहीं होगा, स्केलर फॉर्म में होगा। तो अगर आप किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लिखते हैं, देखिए स्केलर फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फाई से। ये फाई क्या है? एक स्केलर फंक्शन है, ठीक है ना। तो द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई इज डिफाइंड है। देखिए इस फाई का ग्रेडियंट कैसे डिफाइन होगा? ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डेल्टा फाई। ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डेल्टा फाई। अब यहां पर डेल और फाई के बीच में ध्यान रखना, इस डेल और फाई के बीच में ना तो डॉट प्रोडक्ट है और ना ही क्रॉस प्रोडक्ट है। ये सिंपल स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो अब यहां पर मैंने फाई की डेल की वैल्यू पुट कर दी। डेल क्या है? एक वेक्टर ऑपरेटर है और इसकी वैल्यू क्या होती है? आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई और के कैप डेल बाई डेल जेड। ये हमारा आ गया वेक्टर ऑपरेटर। और यहां पर सिंपल फाई होगा, फाई लिखा नहीं है तो फाई लिख लेते हैं। यहां पर फाई है, क्या है? यहां पर फाई है। अब आगे देखिए, अब ये क्योंकि सिंपल मल्टीप्लीकेशन है तो ये फाई का होगा, इस डेल बाई डेल एक्स के साथ भी आएगा, ये फाई डेल बाई डेल वाई के बाद भी आएगा, साथ भी आएगा, और ये फाई डेल बाई डेल जेड के साथ भी आएगा। तो इस फाई को हम इसके साथ भी लिखेंगे, इसके साथ भी लिखेंगे और इसके साथ भी लिखेंगे। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। और ये हमारे लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया जिसके हेल्प से हम ग्रेडियंट निकालेंगे। हम ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने के लिए इसी फॉर्मूले को सभी जगह पर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सभी जगह पर क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। अब आगे देखिए, वेयर, ये आप जानते हैं पहले से ही कि ये जो ये है ये क्या है? वेक्टर ऑपरेटर है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। दिस इज कॉल्ड डेल्टा और नेबुला वेक्टर ऑपरेटर, है ना। तो यहां पर अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि व्हाट इज ग्रेडियंट, तो आप इसको यहां से लेके यहां तक क्या कर देंगे? एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, जरा देखिए क्या होगा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, है ना, इसका मतलब क्या है? मतलब ज्योमेट्रिकली ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रेडियंट में हम नॉर्मल वेक्टर भी पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में नॉर्मल वेक्टर होता क्या है? देखिए नॉर्मल वेक्टर जो हम ये ग्रेडियंट निकालते हैं, किसी भी फंक्शन का जो हम ग्रेडियंट निकालते हैं ना, यही नॉर्मल वेक्टर होता है। ज्योमेट्रिकली इसका मतलब ये है कि आपके पास एक सरफेस है गिवन, मान लीजिए गिवन सरफेस आपके पास ये है, आपके पास एक सरफेस है गिवन, ये मान लीजिए गिवन सरफेस जो आपको दे रखा है ये फाई एक्स वाई जेड, क्या है ये? फाई एक्स वाई जेड। तो हम मान लेते हैं कि ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है, जो इक्वेशन आपको दे रखी है फाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मान लीजिए आपको एक फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है? एक फंक्शन दे रखा है। तो ये जो आपको गिवन फंक्शन है, अगर इसका कर्व ऐसे बनता है, इसका सरफेस अगर ऐसे बनता है और आप इस फंक्शन का ग्रेडियंट को कैलकुलेट कर लेते हैं,
इस फंक्शन के ग्रेडियंट को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो एक्चुअल में जो ग्रेडियंट होता है ना, वो ग्रेडियंट एक्चुअल में इसका नॉर्मल वेक्टर होगा। क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर होगा इस सरफेस के ऊपर, इस तरह से। ये है ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो ग्रेडियंट क्या है? सिंपली एक नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर जो कि इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन वेक्टर से। तो एन वेक्टर एक्चुअल में है क्या? एन वेक्टर एक्चुअल में ग्रेडियंट है फाई का। क्या है? ग्रेडियंट है फाई का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि जो ग्रेडियंट फाई होता है वो एक्चुअल में सरफेस के ऊपर नॉर्मल होता है। सरफेस के ऊपर क्या है? एक नॉर्मल वेक्टर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि ग्रेडियंट फाई जो होता है वो नॉर्मल वेक्टर होता है सरफेस के ऊपर। चलिए अब आगे तो समझ में आ गया होगा कि डेल फाई इज ए नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के ऊपर क्या होता है? नॉर्मल होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है एक्चुअल में ये। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझ लीजिए। देखिए ये आपके पास वेक्टर ऑपरेटर है, जब आप इसको स्केलर फंक्शन पर अप्लाई करेंगे तो आपको ग्रेडियंट मिलेगा, और जो ग्रेडियंट आपको मिलेगा ना वो वेक्टर होगा हमेशा। क्या होगा? ग्रेडियंट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा इधर देख लो जरा एक बार, अगर आप इस वेक्टर को वेक्टर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, अगर आप इस ऑपरेटर को वेक्टर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। मतलब जो डाइवर्जेंस होता है ना, डाइवर्जेंस इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। आपको मैं आप पहले पढ़ चुके हैं और मैं भी लेक्चर 1 में पढ़ा चुका हूं कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमें एक स्केलर नंबर मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। उसके बाद अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कर्ल मिलेगा, और कर्ल जो होगा वो वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर ही होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ग्रेडियंट एक स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइवर्जेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी तो हम ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं। चलिए, तो ग्रेडियंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेडियंट का क्या है और ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक, अब आगे देखिए ना प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट। देखिए ग्रेडियंट एक्चुअल में है क्या? ग्रेडियंट एक तरह से डिफरेंशिएशन ही तो है ना भाई, डिफरेंशिएशन ही तो है वेक्टर फॉर्म में। तो ग्रेडियंट की जो प्रॉपर्टी होंगी वो प्रॉपर्टी एकदम एग्जैक्टली सेम है डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी से। देखिए कैसे? जैसे अगर आप किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आता है। सिमिलरली अगर आप किसी कांस्टेंट फंक्शन का ग्रेडियंट लेंगे तो ग्रेडियंट भी 0 आएगा। जैसे डिफरेंशिएशन 0 आता है कांस्टेंट फंक्शन का, वैसे ही ग्रेडियंट भी 0 आता है कांस्टेंट फंक्शन का। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखें जरा, अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक φ1 और एक φ2, एक φ1 और एक φ2 आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन। हमारे पास दो स्केलर पॉइंट फंक्शन है φ1 एंड φ2। अब जरा ध्यान देना, अगर हमें इन दोनों का ग्रेडियंट लेना है, कैसे कैसे लेना है? अगर ये दोनों फंक्शन प्लस में या माइनस में लिखें तो देखिए, अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस में लिखे हो और आपको उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो आप डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देते हैं प्लस माइनस में। तो वैसा ही हम यहां भी करेंगे। देखो φ1 φ2 प्लस माइनस में लिखा है तो हम इसका ग्रेडियंट अलग और इसका ग्रेडियंट अलग ले लेंगे, जैसा कि हम डिफरेंशिएशन अलग अलग ले लेते हैं प्लस में। ठीक, अच्छा अगर आपके पास देखो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो c1 और c2 कांस्टेंट है, यानी कि जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते हैं ना, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, एक उसमें वेरिएबल है और एक उसमें कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो वैसे ही अगर हमें ग्रेडियंट लिखना है किसी का, ग्रेडियंट अगर हमें किसी का लिखना है, फॉर एग्जांपल हमें 2x² का ग्रेडियंट लिखना है, तो हम 2 को बाहर कर देंगे, ग्रेडियंट x² का लेंगे, जैसा कि हम डिफरेंशिएशन में भी करते हैं वैसा ही हम यहां भी करेंगे। तो इस रूल का मतलब यही है। तीसरा, अगर डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। वैसे ही अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और हमें ग्रेडियंट निकालना है तो उसमें भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। देखो प्रोडक्ट रूल लगा है, पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे का ग्रेडियंट, दूसरा ऐसे ही पहले का ग्रेडियंट। उसके बाद अगर दो फंक्शन हमारे पास डिवीजन में लिखे हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन लिखा हो, तो हम वहां पर क्वेश्चन रूल लगाते हैं। सिमिलरली अगर हमें ग्रेडियंट लिखना हो तब भी हम क्वेश्चन रूल ही लगाएंगे। देखो डिनोमिनेटर नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही लिखा, ऊपर वाले का ग्रेडियंट, माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही लिखा, नीचे वाले का ग्रेडियंट, और अपॉन में नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। तो सारे के सारे रूल वही हैं जो डिफरेंशिएशन में होते हैं। ठीक है ना, तो इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखिए ग्रेडियंट के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक, तो ग्रेडियंट के क्वेश्चन मैं आज के लेक्चर में भी कराऊंगा, ग्रेडियंट के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इफ फाई आपको एक फंक्शन दिया है,
स्केलर फंक्शन है। अब ध्यान दीजिएगा, फाई इज ए स्केलर फंक्शन। देखो यहां पर कहीं कोई वेक्टर नहीं आ रहा, तो ये स्केलर फंक्शन है। क्या है ये? स्केलर फंक्शन है। तो मैं फंक्शन को लिख लेता हूं। देखिए फंक्शन क्या है, फाई इक्वल टू 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ये हमें फाई दिया है। फाइंड द ग्रेडियंट फाई, हमें इस फाई का ग्रेडियंट निकालना है और कहां पर निकालना है ये भी बता दिया है। तो चलिए पहले ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कहां निकालना है। तो देखिए ग्रेडियंट क्या होगा फाई का, जरा ध्यान दीजिए। ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट फाई आप अच्छे से जानते हैं, अभी मैंने आपको फॉर्मूले लिखा है डेल फाई। क्या होगा? डेल फाई। डेल क्या है? यहां पर वेक्टर ऑपरेटर है, जो कि वेक्टर डिफरेंशिएशन तभी होगा जब आप ये वेक्टर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। चलिए अब यहां पर मैं वेक्टर ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर देता हूं। वैल्यू क्या होती है? आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड और फाई। क्या होगा? फाई। अब जरा देखें यहां पर, जैसा मैंने आपको बोला यहां डेल और फाई के बीच में सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, तो ये जो फाई है ये फाई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि डेल बाई डेल एक्स के साथ भी आएगा, डेल बाई डेल वाई के साथ भी आएगा, डेल बाई डेल जेड के साथ भी आएगा। तो यानी कि हम सीधे यहां पर लिख सकते हैं आई कैप डेल अपॉन डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड, डेल फाई अपॉन डेल जेड। और आप देखिए ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं था, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैंने एक बार बता दिया, नेक्स्ट टाइम से मैं भी डायरेक्ट ही लिखूंगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए सभी जगह पर, फाई हमें गिवन है, तो मैं यहां पर फाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। देखिए आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स और फाई कितना है? 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई और फाई कितना है? 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। आगे देखें प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड और ब्रैकेट में हमारे पास फाई की वैल्यू 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में। अब हमें क्या करना है, देखिए हमने यहां पर ये डेल बाई डेल एक्स है, मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, इसका पार्शियल डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में। और पार्शियल डेरिवेटिव आपको अच्छे से करना आता है। पार्शियल डेरिवेटिव जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। तो यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे। जरा देखिए कितना आएगा, आई कैप, यहां पर अगर मैं इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो देखो 3y कांस्टेंट हो जाएगा, x² का 2x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x और 3x, 2x और 3y 6xy माइनस, देखिए यहां y क्यूब और जेड स्क्वायर है तो y क्यूब जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, तो 0 प्लस जे कैप। अब यहां पर जरा ध्यान दें, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए 3x² तो कांस्टेंट हो गया, y का 1 तो ये आएगा 3x² माइनस यहां पर y क्यूब का कितना हो जाएगा, देखिए y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्यूब का कितना होगा, जरा ध्यान देंगे, हमारे पास y क्यूब जेड स्क्वायर, हाँ तो y का हम करेंगे यहां पर कितना आ जाएगा, y क्यूब का आ जाएगा 3y², तो 3y² और जेड स्क्वायर आ जाएगा प्लस के कैप, और यहां पर z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x² y का तो 0 हो जाएगा और माइनस यहां पर z का z² का 2z हो जाएगा तो 2y³ z, ये मेरे पास आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें ग्रेडियंट निकालना है जो गिवन पॉइंट है उसके ऊपर। तो अब देखिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को पुट कर देंगे हम, इसमें क्या करेंगे, इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए कितना आएगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ध्यान दे जरा, यहां पर सब्स्टिट्यूट मैं करने जा रहा हूं तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा ग्रेडियंट फाई एट 2, 0, -2। तो देखिए कितना आएगी यहां पर वैल्यू, जरा ध्यान देंगे, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू
ग्रेडियंट फाई इक्वल टू, वैल्यू को पुट करें आई कैप। अब देखें जरा यहां पर x की जगह कितना पुट करना है 2 और y की जगह 0। देखो ये तो 0 ही हो जाएगा, y जब 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि 0 माइनस 0 ही आ गया यहाँ तो। प्लस सेकंड वाले में देखें j कैप, और यहां पर जरा ध्यान दें, जब आप x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, तो यहां तो 12 आएगा। माइनस यहां देखो y स्क्वायर आ रहा है, तो y स्क्वायर आ रहा है, y की जगह 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 प्लस k कैप। देखिए यहां पर y की जगह पर जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये भी 0 माइनस 0 ही रहेगा। तो इसको आप नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करके लिख दें, कितना आ जाएगा देखिए, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू, देखो यहां 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0, पूरी टर्म्स क्या आ गई 0 आ गई। यहां पर 12 j कैप आएगा और वो भी 0 हो गया, यानी कि फाइनली हमारे पास यही क्या आ गया, इसका आंसर भी आ गया। तो ये हमारा आ गया ग्रेडियंट फाई एट 2, 0, -2 पर, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है, हालांकि 2 ही नंबर में आया, लेकिन देखिए कितना आसान है। 2 नंबर के लिए कुछ करना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसी के जैसा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, फंक्शन भी वही है, केवल पॉइंट चेंज है। तो आप जब आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को करेंगे, देखो एग्जैक्टली यहां तक तो सेम ही आएगा आपका एग्जैक्टली, बस आपको 2, 0, -2 की जगह पर दूसरा पॉइंट पुट कर देना है, 1, -2, -1, और जैसे ही ये पुट करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, कि कहां फाइंड करना है, नॉर्मल टू द सरफेस, इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल है उस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। पहली बात एक समझ लीजिए, किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं, है ना, और आप पहले से भी जानते हैं, और बहुत ही ज्यादा आसान है। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि जो इसका नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा वो इसके नॉर्मल वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर होगा। अब जरा ध्यान देना, क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, इस सरफेस के ऊपर एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करो। देखो क्या करेंगे, इस सरफेस के ऊपर यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है ना, उसके लिए पहले आप इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर लो, बाद में यूनिट तो आ ही जाएगा। तो इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, अभी अभी बताया। जो ग्रेडियंट की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होती है वो यही तो है कि जो ग्रेडियंट होता है फंक्शन का वो एक्चुअल में नॉर्मल वेक्टर होता है उस सरफेस के ऊपर। तो हमें क्या करना है, हमें इस सरफेस के ऊपर ग्रेडियंट फाइंड कर लो, जो ग्रेडियंट होगा वही हमारा नॉर्मल वेक्टर होगा और बाद में उसका हम यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। तो सबसे पहले जो आपको गिवन सरफेस है उस सरफेस को लिखेंगे, देखिए क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास गिवन सरफेस है। इस गिवन सरफेस को हम फाई के इक्वल एज्यूम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको फाई मान लेंगे। तो पहले फाई मानने से पहले इसको 3 को लेफ्ट में ले आओ, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz माइनस 3 इक्वल टू में 0। अब आप क्या करेंगे, इस गिवन सरफेस को फाई के इक्वल एज्यूम कर लेंगे। लेट फाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz माइनस 3 ये हमारे पास आ गया फाई। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसका निकालेंगे ग्रेडियंट। क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट को कैलकुलेट करेंगे। ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट होता है, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डेल फाई, ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डेल फाई। यह मैं अब यहां पर डायरेक्ट लिख सकता हूं, मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा यहां पर आपको ग्रेडियंट, चलिए ग्रेडियंट डेल फाई। अब यहां पर देखो डायरेक्ट ही लिखेंगे, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये हो गया हमारा ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट फाई।
ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, यहां पर फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सभी जगह पर। तो देखिए जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे फाई की वैल्यू को तो कितना आ जाएगा, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, फाई की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz माइनस 3 प्लस जे कैप ब्रैकेट में आएगा, फाई कितना है, फाई की वैल्यू फिर से पुट करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz माइनस 3 माइनस 3 प्लस के कैप, और यहां पर डेल अपॉन डेल एक्स भी है, यहां पर क्या है डेल अपॉन डेल एक्स भी है ना। तो देखें प्लस हमारे पास आई हो गया, जे था जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा आई जे, और लास्ट में क्या बचा के डेल अपॉन डेल जेड, और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz माइनस 3। चलिए अब आगे देखें जरा कितना आ जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखिए कितना आएगा सॉल्व करके। यहां पर देखिए इसका मुझे डेल बाई डेल एक्स लेना है, तो देखिए कितना आएगा आई कैप। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो देखिए एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 0, और एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3xyz का 3yz आ जाएगा, क्योंकि 3yz कांस्टेंट है और x का हो जाएगा 1, तो 3yz और 3 का 0 प्लस जे कैप, यहां पर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स क्यूब का 0, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, और यहां पर देखिए y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3xz कॉमन हो गया, तो ये प्लस 3xz और 3 का 0 प्लस के कैप, यहां पर देखिए z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स क्यूब वाई क्यूब का 0 हो जाएगा, 3 का भी 0 हो जाएगा, z के रेस्पेक्ट में आएगा 3xy। अब आगे चलते हैं, देखिए यहां के बाद अब आगे देखिए क्या करना है। देखो यहां से हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे, अब मैं यहां पर इसकी वैल्यू ग्रेडियंट की वैल्यू पुट करूंगा गिवन पॉइंट के ऊपर, तो एट 1, 2, -1, 1, 2, -1 पे इस ग्रेडियंट को कैलकुलेट करेंगे। देखिए कितना आएगा, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू, देखिए अब यहां पर पॉइंट को पुट करें 1, 2, -1 को x की जगह 1, देखो x की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, और y की जगह 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, और z की जगह 1 तो यानी कि -6, तो ये 3 - 6 आएगा, तो 3 - 6 यानी कि आई कैप और 3 - 6 प्लस जे कैप। अब यहां पर देखिए कितना आएगा, y की जगह पर पुट करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 3 जा 12, तो यहां पर आएगा 12, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस, अब यहां पर देखिए पुट करना हमें 3, x की वैल्यू 1, 3 1 जा 1, और -1 मानिए -3 आ जाएगा, -3 प्लस के कैप। अब यहां पर देखें जरा के कैप, x की जगह 1 पुट करेंगे और y की जगह 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सही से लिखें तो देखिए कितना आ जाएगा, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू -3 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ये ग्रेडियंट ही तो नॉर्मल वेक्टर है, क्या है नॉर्मल वेक्टर, क्या है, तो ग्रेडियंट फाई रिप्रेजेंट नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन सरफेस, तो ग्रेडियंट फाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा नॉर्मल वेक्टर, तो नॉर्मल वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एन वेक्टर से, और एन वेक्टर किसके बराबर होगा, ग्रेडियंट फाई के बराबर होगा, ठीक है ना, ग्रेडियंट फाई के बराबर होगा, और ग्रेडियंट फाई कितना है, -3 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले चलते हैं। देखिए अब जरा ध्यान देंगे तो मैं एक काम करता हूं, एन वेक्टर किसके बराबर है, ग्रेडियंट फाई के बराबर, और ग्रेडियंट फाई ये लिखा है, तो मैं यहां पर लिखूंगा एन वेक्टर इक्वल टू
n वेक्टर इक्वल टू -3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 6k कैप। ये आ गया मेरा नॉर्मल वेक्टर, 3i कैप, 9j कैप और 6k कैप। अब मुझे निकालना इसका यूनिट वेक्टर। नाउ यूनिट नॉर्मल वेक्टर, देखिए जरा यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा। यूनिट नॉर्मल वेक्टर, देखिए तो जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर हमें पता है, तो हमें यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपको वेक्टर दे रखा है उसी को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, उसी को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। और आपको मैं बता चुका हूं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अगर मेरे पास एक वेक्टर है r, ठीक है ना, एक वेक्टर है मेरे पास r, सपोज ये r है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सब हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में, है ना, तो पूरा डिटेल में आपको समझाया था कि ऐसा क्यों होता है। चलिए अब यहां पर देखिए फाइनली हमारे पास यहां से आंसर हमें क्या मिलेगा, तो n कैप इक्वल टू n वेक्टर कितना है, -3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट में -3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। भाई आई जे के कोफिशिएंट का ही तो स्क्वायर करना है। चलिए अब यहां से देखो कितना मिल जाएगा हमें, ये हमें मिलेगा n कैप इक्वल टू -3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 6k कैप। अब देखो ये जो नीचे है इसको आप अगर स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, 90 और प्लस 36 126 आएगा रूट में, 126 आएगा रूट में। और इसको आप लिख सकते हैं 3√14, 3√14। आप उसको प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपके पास 3√14 आ जाएगा। अब यहां से क्या करना है, 3 को कॉमन ले लें, ऊपर से 3 को क्या करें, कॉमन ले लें। देखिए तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखें, तो n कैप इक्वल टू मैंने ऊपर से 3 को कॉमन ले लिया जिससे कि नीचे 3 कट जाए, तो -i कैप प्लस 9 का हो जाएगा 3j कैप प्लस 2k कैप और अपॉन में कितना लिखा है 3 अंडर रूट में 14, 3 से 3 कट गया, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा n कैप इक्वल टू 1/√14 माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि ग्रेडियंट फाई का ज्योमेट्रिकली मीनिंग ये होता है कि वो एक्चुअल में सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ये क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/√14 माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के जैसा एक आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, बिल्कुल एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, बस सरफेस की इक्वेशन अलग है, पॉइंट अलग है, बाकी ऐसे ही कैलकुलेट करना है स्टेप बाय स्टेप। आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। आंसर भी यहाँ लिखा हुआ है, अपने आंसर को आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए पहले 2 क्वेश्चन जो मैंने कराए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछे जाते हैं और ये भी कई बार पूछा जा चुका है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। चलिए देखते क्या होता है। यहां पर क्या दिया, इफ यू हमें एक फंक्शन गिवन है, u क्या है, एक हमारे पास फंक्शन है x प्लस वाई प्लस जेड, v भी एक फंक्शन है x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और एक फंक्शन w है y जेड जेड एक्स और एक्स वाई। और हमें प्रूव करना है कि जो ग्रेडियंट होगा u का और ग्रेडियंट होगा v का और ग्रेडियंट होगा w का, वो कोप्लेनर वेक्टर है। क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। देखो सिंपल सी बात है, जो u का ग्रेडियंट है वो एक्चुअल में नॉर्मल वेक्टर है, v का ग्रेडियंट भी नॉर्मल वेक्टर होगा, w का ग्रेडियंट भी नॉर्मल वेक्टर होगा, और हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों के तीनों नॉर्मल वेक्टर कोप्लेनर हैं। क्या है, कोप्लेनर। कैसे प्रूव करेंगे, देखो यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया भी था। देखिए क्या फॉर्मूला है कि यहां पर यूज होगा कॉन्सेप्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। एक्चुअल में जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को। तो चलिए फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट की हेल्प से कैलकुलेट होता है।
अगर हमारे पास ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, तो पहली रो में हम ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे। मान लेते हैं कि ए वेक्टर के कोफिशिएंट a1 a2 a3 है। फिर बी वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे b1 b2 b3 है। और फिर हम सी वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे, मान लेते हैं c1 c2 और c3 है। और फिर इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से हमें क्या मिल जाएगा। अब देखिए जरा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ गई तो वेक्टर कोप्लेनर होंगे, और अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई तो वेक्टर कोप्लेनर नहीं होंगे। तो वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा। तो अगर आपको 3 वेक्टर दिए और आपसे पूछा है कि वो कोप्लेनर है या नहीं है बताइए, तो आपको क्या करना होगा, उन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, इस फॉर्मूले की हेल्प से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ गई तो वेक्टर कोप्लेनर है, वरना तो कोप्लेनर नहीं है। तो हमें यहां पर शो करना है, प्रूव करना है कि ये कोप्लेनर हैं, तो इसका मतलब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। चलिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात तो बाद की है, पहले हम ये तीनों नॉर्मल वेक्टर निकाल तो लें। मतलब हम पहले क्या कैलकुलेट कर ले, ग्रेडियंट u को कैलकुलेट कर ले, ग्रेडियंट v को कैलकुलेट कर ले, ग्रेडियंट w को कैलकुलेट कर ले। चलिए करते हैं। देखिए क्या करेंगे, u v w तीनों फंक्शन हमें गिवन है। पहले फंक्शन ही मैं लिख लेता हूं, हमें क्या क्या गिवन है। u इक्वल टू गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड, v हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और w हमें गिवन है वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, ये हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों का निकालेंगे ग्रेडियंट, u का भी, v का भी और w का भी। और ग्रेडियंट कैसे निकलेगा वो आपको अच्छे से पता है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं ग्रेडियंट ऑफ u। तो ग्रेडियंट ऑफ u क्या होगा, देखिए अब यहां पर फाई नहीं है फंक्शन, ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि हमेशा फाई ही फंक्शन हो, फाई की जगह कुछ और भी हो सकता है, यहां पर u है। तो देखिए ग्रेडियंट u कितना होगा, डेल्टा u। मतलब यहां पर हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स यू, डेल यू अपॉन डेल यू, डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल यू अपॉन डेल जेड। ये हमारे पास आ जाएगा गिवन फंक्शन, ठीक है ना, ग्रेडियंट। चलिए अब यहां पर वैल्यू को पुट कर दें और हमें आंसर मिल जाएगा इसका ग्रेडियंट का। तो u v w की वैल्यू को पुट करें, देखिए कितना आ जाएगा, आई कैप। अब यहां पर ध्यान देना, मैं वैल्यू को पुट नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा यहां पर डायरेक्ट कर रहा हूं, है ना। आप यहां पर फंक्शन की वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैं यहां पर थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं। देखिए जरा कैसे, देखिए यहां पर मुझे u का पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में, u का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, जरा देखिए कितना आएगा। ये है u, अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो देखिए x का 1, y और z का 0, इसका मतलब ये 1 ही आने वाला है। कितना आने वाला है, 1 प्लस j कैप। अब u का करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो x और z का 0, y का 1, यानी कि ये भी 1 आएगा, प्लस k कैप। फिर से u का करेंगे z के रेस्पेक्ट में, x और y का 0, z का 1, यहां पर मैंने 1 लिख दिया। तो मैंने इसलिए एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि ये लाइन मेरी बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर डायरेक्ट आप भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में अगर ऐसे लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप लिख सकते हैं, सिंपल फंक्शन है। तो हमारे पास देखिए ग्रेडियंट u कितना आ गया, जरा ध्यान दीजिए। तो हमारे पास आ गया ग्रेडियंट u इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये हमारे पास ग्रेडियंट u की वैल्यू आ गई, ग्रेडियंट u की वैल्यू, ठीक है। चलिए तो ग्रेडियंट u हमारे पास आ गया। अब आगे देखें, आई कैप, जे कैप और के कैप, तो ये हमारे पास आ गया ग्रेडियंट u। अब आगे नेक्स्ट को निकालते हैं, नेक्स्ट निकालते हैं। देखिए नेक्स्ट कितना होगा, देखें अब मुझे निकालना ग्रेडियंट v का, किसका, v का। तो देखिए कितना हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ v, तो ग्रेडियंट ऑफ v इज इक्वल टू डेल v। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल v, मतलब यहां पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा फॉर्मूला आई डेल v अपॉन डेल x प्लस डेल v अपॉन डेल x प्लस जे कैप डेल v अपॉन डेल y प्लस के कैप डेल v अपॉन डेल z। और इस डिफरेंशिएशन को भी मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा। देखिए कितना आ जाएगा, यहां पर क्या करना है, आई कैप और यहां डेल v अपॉन डेल x, देखो कितना आएगा,
अगर आप इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो y स्क्वायर का 0 और z स्क्वायर का 0 और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, यानी कि ये आएगा हमारे पास 2x i कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y आएगा, x स्क्वायर और z स्क्वायर का हो जाएगा 0, तो यहां आ जाएगा 2y j कैप प्लस z के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2z, तो 2z k कैप। ये हमारे पास आ जाएगा ग्रेडियंट v, ग्रेडियंट v की वैल्यू। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट v आ गया। तो ग्रेडियंट v भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, ग्रेडियंट v हमारे पास आ गया, ये आ गया ग्रेडियंट v। कितना है? ग्रेडियंट v है। चलिए अब आगे देखिए जरा, ग्रेडियंट v भी आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है ग्रेडियंट w। ग्रेडियंट w का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखें। ग्रेडियंट w इज इक्वल टू डेल w, फॉर्मूला आ जाएगा डेल बाई डेल x, आई कैप आएगा पहले, आई कैप डेल बाई डेल x डेल w बाई डेल x प्लस j कैप डेल w अपॉन डेल y प्लस k कैप डेल w अपॉन डेल z। ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू भी मैं लिखूंगा डायरेक्ट, देखिए कितना आ जाएगा। तो यहां पर ग्रेडियंट w की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, जरा ध्यान से देखें। ग्रेडियंट w, ये हमारे पास w है, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, जरा ध्यान देना। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y z का 0 और zx का z और xy का y, तो z प्लस y आएगा, तो z प्लस y आई कैप प्लस, जब इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर zx में y नहीं है, इसका तो 0 हो जाएगा, और yz का हो जाएगा z प्लस x, z प्लस x, तो z प्लस x j कैप, z प्लस x j कैप। देखिए यहां पर आ गया y प्लस z, यहां पर आ गया z प्लस x j कैप। उसके बाद इसका हम करेंगे z के रेस्पेक्ट में, तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए एक्स वाई में z नहीं है, 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई के कैप। ये हमारे पास आ गया ग्रेडियंट w। तो तीनों ग्रेडियंट हमारे पास आ गए। एक्चुअल में ये जो तीनों के तीनों ग्रेडियंट हैं, ये तीनों के तीनों ग्रेडियंट एक्चुअल में तीनों नॉर्मल वेक्टर है। क्या है? नॉर्मल वेक्टर है, और हमें इन नॉर्मल वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर इन तीनों ग्रेडियंट का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तीनों ग्रेडियंट है, मतलब ये तीनों के तीनों वेक्टर है, ग्रेडियंट वेक्टर ही होता है। तो अगर मैं इन तीनों ग्रेडियंट का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करूं और अगर वो 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है? कोप्लेनर वेक्टर है। क्या है? कोप्लेनर वेक्टर है। तो अब एक काम करते हैं, इनका हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं। देखिए कितना आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जरा इधर ध्यान देंगे। देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये कोप्लेनर कम हो गया, द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ठीक है ना, यानी कि ग्रेडियंट u, ग्रेडियंट v, ग्रेडियंट w कोप्लेनर होंगे अगर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाए? 0 हो जाए। चलिए तो हम क्या करते हैं, अब हम इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं। नेक्स्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? ग्रेडियंट u, ग्रेडियंट v एंड ग्रेडियंट w, इनका तीनों का निकालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या निकालते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए पहले मैं यहां लिख देता हूं, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखिए क्या होगा यहां पर, स्केलर ग्रेडियंट u, ग्रेडियंट v, ग्रेडियंट w, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकलेगा इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? तो यहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो देखिए जो ग्रेडियंट u है ये एक्चुअल में एक वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर। ये भी नॉर्मल वेक्टर है, ये भी नॉर्मल वेक्टर ही है, ये भी क्या है? नॉर्मल वेक्टर ही है। चाहे तो आप यहां पर इसको लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये n1 वेक्टर हो गया, ये n2 वेक्टर हो गया, ये n3 वेक्टर हो गया, n1 n2 n3। तो अब यहां पर देखिए फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा। तो जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या आएगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले ग्रेडियंट u,
ग्रेडियंट u देखिए आई जे के कोफिशिएंट क्या क्या है 1 1 1, तो मैं यहां पर लिखूंगा 1 1 एंड 1। पहली रो में ग्रेडियंट u जो वेक्टर है उस वेक्टर के अंदर जो i j k के कोफिशिएंट है वो पहली रो में आ जाएंगे। सेकंड रो में ग्रेडियंट v के वेक्टर कोफिशिएंट आएंगे। ग्रेडियंट v के कोफिशिएंट क्या है 2x 2y 2z, तो ये सेकंड रो में आ जाएंगे 2x 2y और 2z। उसके बाद तीसरी रो में ये आएंगे y प्लस जेड x प्लस जेड y प्लस जेड x प्लस जेड y प्लस जेड x प्लस जेड और x प्लस वाई, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को करना है सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम जैकोबियंस पढ़ रहे थे, है ना। तो जरा यहां पर ध्यान दें, हम डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे। देखो पहली रो में तो 1 1 आ रहा है, अगर आप इसको डायरेक्ट भी ओपन कर दें, मान लीजिए आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डिटर्मिनेंट तो ओपन करना आता ही है, तो आप इसको अगर डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो आप डायरेक्ट भी ओपन करेंगे तो डिटरमिनेंट को ओपन करने पे आपका आंसर 0 ही आएगा 100%। इसका कितना आंसर आएगा 0। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो आपका कैलकुलेशन वर्क कम हो जाएगा। देखिए कैसे, हम एक काम करते हैं, यहां पर इस R2 और R3 रो को ऐड कर देते हैं। सबसे पहले इसमें 2 आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 2 कॉमन लेने के बाद कितना आ जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। मैं यहां पर 2 को कॉमन ले रहा हूं। डिटरमिनेंट में से हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। देखिए कितना बचेगा 1 1 1, यहां पर बचेगा x y और z, और यहां तो y प्लस जेड, y प्लस जेड, x प्लस जेड और x प्लस वाई, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, देखिए 2 हमने कॉमन निकाल लिया। अब देखो क्या करेंगे, ये R2 रो है, ये R3 रो है। अगर मैं R2 में चेंज कर दूं और R2 में R3 को भी ऐड कर दूं तो ये R2 रो एक जैसी बन जाएगी। देखो कैसे, देखो यहाँ YZ है, यहाँ X है, तो ऐड करेंगे तो XYZ, ऐड करेंगे XYZ, ऐड करेंगे XYZ। तो आप इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में चेंज R2 प्लस R3। तो जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, जरा ध्यान देंगे, 1 1 और 1, यहां तो 1 1 रहा। R2 में देखिए क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, ऐड करने पे यही आ जाएगा सभी जगह। और नेक्स्ट रो तो हमारी यही रहेगी, y प्लस जेड, x प्लस जेड और x प्लस वाई। अब क्या करेंगे, अब देखो इस सेकंड रो में से अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। 2 तो पहले से ही कॉमन था, x प्लस वाई प्लस जेड भी कॉमन आ गया। तो टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R2, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, 1 1 1 1 1 1, और यहां पर आएगा y प्लस जेड और x प्लस जेड और x प्लस वाई। और आप जानते हैं डिटरमिनेंट में, अगर डिटरमिनेंट में 2 रो सेम हो जाएं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां लिखेंगे सिंस R2 एंड R3 आर सेम, R1 एंड R2 आर सेम, दोनों क्या हैं, सेम है। तो इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई 0, और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ग्रेडियंट u, ग्रेडियंट v और ग्रेडियंट w, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0। कितनी वैल्यू आ गई, 0 इसकी वैल्यू आ गई। तो हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 प्रूव कर दिया। कितना प्रूव कर दिया, 0। और अगर ये 0 हो गया तो हम कह सकते हैं हेंस ग्रेडियंट u, ग्रेडियंट v, ग्रेडियंट w आर कोप्लेनर वेक्टर। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं हेंस ग्रेडियंट u, ग्रेडियंट v, ग्रेडियंट w आर कोप्लेनर
आर कोप्लेनर वेक्टर्स। कैसे वेक्टर नहीं है? कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये कोप्लेनर वेक्टर हो गया। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि टफ है, आपको बस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो आपको अगर कभी भी आ जाए कि 3 वेक्टर आपको दिए और प्रूव करिए कि वो कोप्लेनर हैं, तो आपको उन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 प्रूव करना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। तो मैंने आपको ग्रेडियंट के यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस आपको कराए, ठीक है। अभी ग्रेडियंट का एक लेक्चर हमारा और होगा और उस लेक्चर में हम 4-5 और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट लेक्चर में ग्रेडियंट वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो ग्रेडियंट के 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए, इसके जैसे क्वेश्चन आपको मैंने प्रैक्टिस भी दिए हैं, वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।